वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड। फर्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि आर्टिकल्स कौन से कौन सा नंबर है। 315 से 323, 315 से 323 आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। अब ये पार्ट आप डायरेक्टली याद रखना, पार्ट कौन सा है, ये पार्ट 14 है। पार्ट कौन सा है, ये 14। तो पार्ट 14 बिल्कुल डायरेक्टली याद रखना। इसका कंपोजिशन की बात कर रहे हैं तो इसमें चेयरमैन है और मेंबर्स है जो भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो यूपीएससी के मेंबर है उन्हें कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर। एक चीज ध्यान में रखना कि ये टर्म वाला क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। टर्म वाले क्वेश्चन में जो यूपीएससी का मेंबर होता है उसकी टर्म होती है 65 साल और इसकी टर्म होती है 62 साल। इसका रीजन एक ये दिया जा सकता है कि क्योंकि ये बाद में एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बाद ये सेंटर में जा सकता है। यूपीएससी में या तो मेंबर बन सकता है या फिर ये चेयरमैन बन सकता है, तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी एज क्राइटेरिया थोड़ा कम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है बहुत सारा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कोई क्वालिफिकेशन या बस ये बोला हुआ है कि जो 50% मेंबर्स हैं उनका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या तो स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ, बस 50% मेंबर्स को ही होना चाहिए कि उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, फील्ड एक्सपीरियंस 10 सालों का। अगर हम रिमूवल की बात करें तो रिमूवल कैसे होगा, प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। किस किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंसॉल्वेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इंफॉर्मिटी ऑफ द माइंड, जो ये नॉर्मल से वो है। सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायर करेगा, सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद उसके बाद वो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे। और ये ध्यान में रखना कि सुप्रीम कोर्ट एडवाइस इज बाइंडिंग इन द नेचर फॉर रिमूवल, ये बाइंडिंग होगी नेचर में फॉर द रिमूवल। देखो इसमें अपॉइंट कौन करता था, अपॉइंट करता था गवर्नर। और रिमूव कौन करेगा, रिमूव ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड जैसे यूपीएससी के मेंबर को कर सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स इलिजिबल नहीं होंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, मेंबर्स सिर्फ चेयरमैन बन सकते हैं, मेंबर अपनी हायर पोस्ट पे जा सकते हैं। जो यूपीएससी का मेंबर होगा वो चेयरमैन बन सकते हैं। और एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मेंबर होगा वो यूपीएससी में जा सकते हैं। ठीक है, और वो एसपीएससी में, तो इसका रोल क्या होता है, इसका रोल आपको देखने को मिलेगा, इट इज द वॉचडॉग ऑफ द मेरिट सिस्टम एंड एडवाइजरी रिकमेंडेशंस एंड ओनली अ सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी। ठीक है, ये रेकमेंड करते हैं, एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है। तो ये यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में ब्रीफ में हमने रिवाइज किया इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में सबसे पहले आर्टिकल 324 बोलता है कि एस्टैब्लिश करो भाई, ये ऑल इंडिया बॉडी है। ये क्या है, एक ऑल इंडिया बॉडी है, ये कीवर्ड ध्यान में रखना, ऑल इंडिया बॉडी। अब अंडर आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन इज 3 मेंबर बॉडी, 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, 2 बाकी कमिश्नर्स होंगे। इन्हें कौन अपॉइंट करेगा, ध्यान में रखना प्रेसिडेंट का काम होगा ये, 6 साल या फिर 65 ईयर्स। ठीक है, 6 साल का टेन्योर इसलिए दिया जाता है ताकि जो अगली गवर्नमेंट आएगी 5 साल के बाद, ताकि वो ट्रांसपेरेंसी वाला पार्ट मेंटेन रहे। ठीक है, एंड द कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट होगा, प्रेसिडेंट होगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे कंडीशन ऑफ द सर्विसेज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाएगा। और ध्यान देने वाली बात है कि इलेक्शन कमिश्नर्स को रिमूव करना हो तो वो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये पॉइंट मार्क कर लो स्टार। ठीक है, जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट। The chief election commissioner and the 2 other have the equal power, receive equal salary, allowance, other prerequisite and similar to those of a Supreme Court. इनकी सारी शक्तियां, सारी इनकी पॉकेट मनी, सब कुछ, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होते हैं और तीनों का बराबर होता है, इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी, इलेक्शन कमिश्नर का भी। उनकी जो पावर्स होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल, तीनों कीवर्ड ध्यान में रखना। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है, एडवाइजरी और क्वासी जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल। इलेक्शन कमीशन किसका डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, रिजॉल्व द डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट और मर्जर ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड और पॉलिटिकल पार्टीज।
जिन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज किया गया उनका अगर स्प्लिट हो या फिर उनका अगर मर्जर हो तो उससे रिलेटेड झगड़ा जो होगा तो वो किसके पास जाएगा, वो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। नो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, ये नहीं बोला हुआ कि 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए, बीएससी एमएससी में इतने नंबर आने चाहिए। नो स्पेसिफिक टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर्स, ऑफिस ऑफ द मेंबर्स की कोई स्पेसिफिक टर्म्स नहीं है। नो अपॉइंटमेंट अदर देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर बाय द प्रमोशन फॉर द इलेक्शन कमीशन एंड नो अपॉइंटमेंट फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो मेंबर्स हैं उनके ऑफिस की टर्म की कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं बताई हुई कि 5 साल होंगे, 6 साल होंगे। जो मेंबर्स के जो मेंबर्स है वो बोला हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फर्दर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं ले सकता, नो अपॉइंटमेंट। और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट सिर्फ ये हो सकते हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं, उनके अलावा उनकी भी कोई और अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती। तो ध्यान में रखना ये वाली सारी चीजें। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें अगर कोई झगड़ा हो जाए, ठीक है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है या फिर इलेक्शन कमीशन करता है। ये क्वेश्चन है आपके लिए। देन नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें फाइनेंस कमीशन, तो फाइनेंस कमीशन में आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 280 के अंडर, किसके अंडर, 280 के अंडर। ये कॉन्स्टिट्यूट होता है बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इसे कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। ये बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म है, ये वर्ड याद रखना, बैलेंसिंग व्हील ऑफ द फिस्कल फेडरलिज्म। कौन सी बॉडी है, फाइनेंशियल कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है। इट रेकमेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्स, टैक्स का जो बंटवारा होगा वो ये रेकमेंड करते हैं, ये सिफारिश करते हैं कि इतना टैक्स ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। इसमें एक तो आपको चेयरमैन देखने को मिलेगा, 4 बाकी के मेंबर देखने को मिलेंगे जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे एंड वर्क फॉर अ स्पेशलाइज्ड पीरियड, और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए काम करेंगे, स्पेशलाइज्ड पीरियड। देयर क्वालिफिकेशन आर डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ये अभी आप फ्लो में पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि ठीक है, पर जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब आपको प्रॉब्लम होती है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। जैसे चेयरमैन हैविंग एक्सपीरियंस इन द पब्लिक अफेयर, जो चेयरमैन की क्वालिफिकेशन है उसका अनुभव होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स में। बाकी के जो 4 अदर मेंबर्स है, जज ऑफ द हाई कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज द वन, एक की होनी चाहिए, वो हाई कोर्ट का जज बनने के लायक होना चाहिए। सेकंड, अ पर्सन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ द फाइनेंस, जिसको फाइनेंस की नॉलेज हो। अ पर्सन फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन का जिसको अनुभव हो। अ पर्सन हु हैज स्पेशल नॉलेज ऑफ द इकोनॉमिक्स, जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज हो। ठीक है, ये एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए। किसके लिए एलिजिबल होते हैं, रीअपॉइंटमेंट के लिए। जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा से एम्प्लॉयमेंट के लिए ही एलिजिबल नहीं होता, ध्यान में रखना। रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन आर ओनली ऑफ द एडवाइजरी नेचर एंड नॉट बाइंडिंग। ऑब्वियसली बाइंडिंग कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो फाइनेंस कमीशन है वो आप एग्जीक्यूटिव कह सकते हो, ठीक है, वो आप एग्जीक्यूटिव कह सकते हो। और अगर गवर्नमेंट आप लेजिस्लेचर भी मान सकते हो, गवर्नमेंट लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। तो इसकी कोई भी रिकमेंडेशन किसी भी बॉडी की वो कभी भी बाइंडिंग नहीं होगी नेचर में, वो एडवाइजरी ही होगी, अदरवाइज वो बॉडी बहुत बड़ी हो जाएगी सरकार से। नेक्स्ट अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल के बारे में, तो जीएसटी काउंसिल में आपको देखने को मिलेगा ये आर्टिकल, ध्यान में रखना, आर्टिकल 279 ए, ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अमेंड करके डाला गया था। ये बेसिकली रिकमेंडेशन बनाते हैं किसके लिए, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन द इशू रिलेटेड टू जीएसटी। टैक्स के रिलेटेड ये रेकमेंड करते हैं कि इस चीज के ऊपर इतना टैक्स लगना चाहिए, इसके ऊपर इतना टैक्स लगना चाहिए। इसे चेयर कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। इसे चेयर कौन करेगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। एंड अदर मेंबर्स आर, बाकी के मेंबर कौन से है, यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ रिवेन्यू या फिर फाइनेंस, एंड मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस और टैक्सेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। ठीक है, सारे के सारे स्टेट्स की जो मिनिस्टर्स है वो एक फाइनेंस मिनिस्टर और यूनियन स्टेट मिनिस्टर ऑफ द रिवेन्यू। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं फेडरल बॉडी है। ये क्या है, ये एक फेडरल बॉडी वेयर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट्स गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन, जहां पे सबकी बराबर है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का वोट कितना परसेंट है, 33%, ठीक है, 33.3%। स्टेट गवर्नमेंट का कितना वोट है, 66.7%, ठीक है।
तो ये वोटिंग पावर्स दे रखी है। एवरी डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी टेकन एट अ मीटिंग बाय अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो ये वाली लाइन भी ध्यान में रखना कि कोई भी डिसीजन तभी लिया जा सकता है जीएसटी काउंसिल का जब एक मीटिंग में कम से कम 75% ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट और वोटिंग हो रही होगी तब। ठीक है, मतलब 75% ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये दिया हुआ है आपके पास कि डिसीजन कैसे लिया जाएगा। उसके बाद अगर कैग की बात करें, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो 148 आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है, ये हेड होता है इंडियन ऑडिट एंड द अकाउंट डिपार्टमेंट एंड गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स एट द सेंटर एंड एट स्टेट लेवल। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील फॉर द 6 ईयर और 65 ईयर, 66 ईयर और 65 एज। ठीक है, कैन बी रिमूव, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव करते हैं वैसे रिमूव करते हैं। नो रीअपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, एंड नो मिनिस्टर रिप्रेजेंट हिम इन द पार्लियामेंट। ये भी ध्यान में रखना। जो आर्टिकल 149 है वो प्रिस्क्राइब करते हैं इसके कर्तव्य क्या क्या है। ड्यूटीज ऑफ द कैग टू बी सेट बाय द पार्लियामेंट अंडर कैग एक्ट। तो इसके लिए पार्लियामेंट ने क्या कर दिया? कैग एक्ट 1971 इनेक्ट कर दिया। कैग क्या क्या ऑडिट करते हैं? तो काफी कंफ्यूजन होती है कि स्टेट्स को भी ऑडिट करेगा, स्टेट्स का फंड भी स्टेट्स का भी करेगा। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया भी करेगा, कंटीजेंसी फंड भी करेगा, पब्लिक अकाउंट भी करेगा एंड स्टेट्स के भी करेगा। CAG report on the execution of the project or the program by the ministry are discussed by the public account committee। CAG की जो रिपोर्ट होती है उनको कौन डिस्कस करता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। इस कमेटी में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं? ये हरियाणा सिविल सर्विसेज में पिछली बार पूछा गया था, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर्स हैं। इट प्रोवाइड इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 151। ये रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को। ये ध्यान में रखना कि रिपोर्ट किसको देगा? प्रेसिडेंट को देगा अंडर आर्टिकल 151। द 3 रिपोर्ट्स आर, 3 रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। कौन कौन सी? अप्रोप्रिएशन अकाउंट की, फाइनेंस अकाउंट की, पब्लिक अंडरटेकिंग की। और आर्टिकल 279 क्या बोल रहा है कि कैग असर्टेन्स एंड सर्टिफाइज द नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स एंड दैट इज फाइनल। ठीक है, ये सर्टिफाई करेगा नेट प्रोसीड ऑफ एनी टैक्स। कैग के बारे में आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन थी। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें हमने 6 बॉडीज डिस्कस की है, यूपीएससी, एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन एंड देन जीएसटी काउंसिल एंड कैग।